नेशन फर्स्ट एबीके की ओर से हमेशा ये पहल की जाती रही है और समाज के न सिर्फ हम गुमनाम चेहरों से आपको राब्ता कराते रहते हैं, बल्कि ऐसे चेहरों से भी हम आपको लगातार मिलवाते जा रहे हैं जो आज कहीं न कहीं अपनी काबिलियत और अपने बल पर किसी अच्छे मुकाम की ओर बढ़े हैं और किसी अच्छे मुकाम को पाए हैं। तो ऐसे ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। पारुल माथुर मैम मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। पारुल माथुर जी के बारे में आपको बता दूं कि वो 2008 बैच से आईपीएस अफसर हैं और उसके बाद में कई जिलों में उन्होंने एसपी की कमान संभाली है। और अभी सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ राज्य में जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को सबसे संवेदनशील माना जाता है, उनमें से एक ज़िला है गरियाबंद में एसपी के पद पे पदस्थ हैं। मैम, सबसे पहले आप अपनी स्टोरी बताएंगी थोड़ी सी कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में आप आना चाह रही थी उस वक्त मन में क्या चलता था? आई थिंक स्कूल टाइम से ही माइंड में मेकअप था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो मैंने आईपीएस को अपना ऑप्शन माना था। और इसमें जब सिलेक्शन हुआ तो कई लोगों ने मुझसे बोला भी, क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, कि दोबारा अटेम्प्ट देना चाहिए आईएएस के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं आईपीएस अधिकारी बन के अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने आईपीएस को चुना है, और बल्कि इस सर्विस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने भी इस सर्विस को काफ़ी कुछ दिया है। जब आपको चुना गया एज ए पुलिस वुमेन, तो जब वो दिन था तो उसको आपको फील कैसे आया था जब आप सेलेक्ट हो गई थी? उसके बाद में आपने एक तात्कालिक विचार आते हैं मन पे कि आगे मुझे क्या करना है, वो विचार क्या आए थे? आई थिंक सबसे पहला विचार तो ये था कि मैंने ये ज़रूर सुना था कि आईपीएस की ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं कभी भी बहुत आउटडोर्स वाली नहीं रही हूँ, ज़्यादातर पढ़ाई में, एकेडमिक्स में ज़्यादा ध्यान रहा है। तो मुझे सबसे पहला फियर तो ये था कि मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर पाऊँगी कि नहीं। और उसके बाद ये था कि मैं एज एन ऑफिसर किस तरीके से अपना रोल निभा पाऊँगी या नहीं। तो मुझे थोड़ा सा एप्रीहेंशन ज़रूर था, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे मैं एकेडमी में आई, ट्रेनिंग करी, तो वो सारे एप्रीहेंशंस भी दूर हो गए। सबसे पहले पदनियुक्ति जो छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला है वहाँ इनकी पदनियुक्ति हुई थी। तो मैम, जैसे एक शहरी अर्बन एरिया होता है, वहाँ पदनियुक्ति पहली आपको मिली उसमें, और हर जगह पे पुलिस डिपार्टमेंट में ये रहता है लॉ एंड ऑर्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैंडल करना रहता है। तो शहरी क्षेत्र और अभी ये वनांचल क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र का जो तजुर्बा रहा है वो कैसा रहा आपका? बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की पुलिसिंग होती है शहरी क्षेत्र, सेमी अर्बन, रूरल और अब एक फॉरेस्ट क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर, और क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जब मैं बेमेतरा में थी, जांजगीर में भी थी, तो इलेक्शंस का टाइम था। तो इलेक्शंस के समय भले ही वो विधानसभा इलेक्शंस हों या लोकल बॉडी इलेक्शंस हों, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आम सभाएँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल एक अलग तरीके की तैयारी करनी पड़ती है। और अभी क्योंकि गरियाबंद रायपुर ज़िले से लगा हुआ है और उड़ीसा से इसका बॉर्डर भी है, तो नक्सली जो समस्या यहाँ की है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की अभी है, क्योंकि अर्बन पुलिसिंग के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन नक्सली जो समस्या है वो हमारा सबसे मेन चैलेंज है। इसको चुनौती के रूप में जैसे हर अफसर लेता है और अपनी ड्यूटीज़ को निभाना ही उनकी प्रायोरिटी रहती है। तो जैसे जो आपने बताया कोर्ट किया नक्सल समस्या, तो ये नक्सल समस्या अगर उसको डिफाइन करके समझाएं तो पहले की स्टेज क्या थी और वर्तमान में जो पुलिसिंग हो रही है उसके बाद की स्टेज क्या है, और आप जब ड्यूटी पर निकलती हैं तो मन में क्या विचार चलते हैं? सबसे बड़ा विचार तो यही होता है कि कोई नक्सली घटना, दुर्घटना हमारे क्षेत्र में ना हो सके। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो नक्सल इंटेलिजेंस हमको मिलती है, कि कहाँ उनका मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है, हमारी फोर्स का मूवमेंट उसके हिसाब से कैसा होने चाहिए, हमें किस टाइम पे क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे अपने आदमियों की जान माल की सुरक्षा करना, और इस तरह की भी सुरक्षा करना कि जो हमारे मेन हाईवेज़ हैं उसमें कोई रुकावट ना आए। कोई जैसे कभी यहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें नक्सलियों द्वारा बैनर लगाए जाते हैं या आईडी या पेड़ काटने की घटना होती है, तो उसके बाद सर्च ऑपरेशंस और वहाँ पे एरिया डोमिनेशन, ये सब मेन प्रायोरिटीज़ रहती हैं। जैसे ग्रामीण एरिया जो इस एरिया में अभी हमने जो खबरों पे काम किया मैम, वो ग्रामीण एरिया में आज भी कई दूरांचल और वनांचल क्षेत्रों में ग्रामीण एरिया है जहाँ पर अभी भी उनकी एक डिमांड रहती है कि पुलिस की जो हमको सपोर्ट है वो थोड़ा दूर है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ प्लान आउट करें?
ये डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ख़ासतौर पे अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मानसून का टाइम चल रहा था और कई सारे ऐसे गांव हैं जहां तक जो रोड्स हैं वो मानसून के समय बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। कई जगहों पे पुल पुलियाँ वगैरह भी नहीं हैं, तो ऐसे में उन तक हमारी पहुंच एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेफिनेटली। और इस पे कई स्तरों पे चर्चा हो भी रही है। जो प्रस्तावित पुल पुलियाँ हैं उन पे काम करने की, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या उसकी प्रायोरिटी करनी है। इनफैक्ट कई एरियाज़ में जैसे हमारे पे भी जहाँ पे कैंप्स भी हैं वहाँ पे भी फ़ोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो वहाँ पे भी कम से कम जियो के और कोई मोबाइल टावर्स कनेक्टिविटी के दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा पहुँच बढ़ेगी पुलिस की भी, प्रशासन की भी, उतना ही हमारी करीब यहाँ उनसे बढ़ पाएंगे। ये जो वनांचल क्षेत्र है यहाँ नक्सल समस्या तो है ही है, और जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से रिलेटेड जो अपराध होते हैं, जैसे लकड़ियों की तस्करी अगर हो, जंगलों से लकड़ियाँ जाती हैं, कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें जानवरों तक की बरामदगी पुलिस विभाग ने की है। तो मैम ये कितना चैलेंजिंग लगता है, और उसके लिए फिर प्रॉपर प्लानिंग क्या रहती है, और ऐसे कितने मामले हैं, कितने बड़े बड़े मामले आप लोगों ने पकड़े? इसमें लगातार स्पेशली लकड़ी की जो तस्करी है उसके मामले लगातार पुलिस के द्वारा भी और वन विभाग के साथ कुछ इनपुट मिलता है तो उनके साथ भी पकड़ी जा रही है। और लेपर्ड स्किन की भी जो तेंदुए की जो होती है उसकी स्किन की भी तस्करी पुलिस ने पकड़ी है सफलतापूर्वक। इसमें कई बार हम लोग ने अलग तरह की चीटिंग भी देखी है कि मतलब फेक स्किन बना के भी लोग उसको स्मगलिंग का करने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग तरीके के ये चैलेंजेस आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटेलिजेंस सही वक्त पे मिलना, क्योंकि हर वक्त रूटीन चेकिंग में ये पॉसिबल नहीं होता कि वो मिल पाए। तो हमारे अंदर जो स्पेशली जो फॉरेस्ट के बीट गार्ड्स हैं या गांव के मुखबिर हैं उनके द्वारा जब हमें एक अच्छा इनपुट मिलता है इंटेलिजेंस बेस्ड, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो अक्सर सफलता इसमें मिल पाती है। जैसे कि आप चर्चा से पहले बता रहे थे कि जो मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, गांजा वगैरह के जो तस्कर हैं, उड़ीसा बॉर्डर यहाँ से लगा हुआ है, ये किस टाइप का इनका मूवमेंट रहता है और कैसे आप लोग उनको ट्रैक करते हैं, कैसे पकड़ते हैं? ये उड़ीसा क्योंकि गांजा का एक मेन प्रोडक्शन हब बन गया है और छत्तीसगढ़ रोड ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से यहाँ पे उतना कंजम्पशन नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ को मेनली एक ट्रांजिट रूट के तरह उपयोग किया जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये सभी ज़िले जितने भी उड़ीसा बॉर्डर से लगते हैं वहाँ पे सभी जगह संवेदनशीलता है। तो इसमें अभी रिसेंटली सीएम सर के निर्देश पर ये जितने भी नाके हैं वहाँ पे 24 घंटे के परमानेंट नाके इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसमें CCTVs वगैरह भी लगाए गए हैं। मगर इसके अलावा हमको जो स्पेसिफिक इनपुट है उसके बेसिस पे काफ़ी सफलता मिलती है। और जितना भी अभी तक यहाँ पे गांजा पकड़ाया है, रिसेंटली हम लोग को करीब 650 kg गांजा पकड़ने में सफलता मिली थी। ये उत्तर प्रदेश वगैरह के लिए मतलब उस तरफ जाता है। तो इसमें गिरोह जो है उन तक पहुंचना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ जो लोग पकड़ाते हैं वो मेनली ड्राइवर्स या ऐसे होते हैं जो केवल उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में उपयोग करते हैं। तो उनका और डीप जाके कि वो किसका मतलब गाड़ी है या कौन सा उनका गिरोह है, तो उस तक का काम करने का वो रहता है हमारा। इसमें एक बोलना चाहिए प्रथा बोलिए या उसको चैलेंजिंग जॉब के तौर पे लिया जाए, जैसे पुलिस और पब्लिक की जो जॉइंट ऑपरेशन होता है, जो पब्लिक से रिलेटेड मैटर होते हैं उसमें पब्लिक की हेल्प लेकर आगे बढ़ती पुलिस, और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप लोगों की बहुत मदद करती है। जो मुखबिर हैं उनके जरिए जो जानकारी आती है उसके आधार पर भी बहुत सारी कार्रवाई होती है। तो ऐसा मैम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों का जो विश्वास है वो पुलिस पे अब कितना बढ़ा है? ग्रामीणों का विश्वास हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर गरियाबंद ज़िले की बात की जाए तो अभी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जो ग्रामीण हैं वो नक्सल आइडियोलॉजी की तरफ प्रभावित ना हो, वो उनका कार्डर को ज्वाइन ना करें। इसीलिए पुलिस और प्रशासन दोनों का एक कंबाइंड एक मुहिम रहती है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन के प्रोग्राम्स भी करते हैं, अलग अलग शिविर लगाते हैं गाँव में, जिससे कि वहाँ जाके उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुधारा जा सके। कुछ हेल्थ कैंप्स भी लगाते हैं, कुछ हमारे CRPF के जो कैंप्स हैं उनके साथ भी हम लोग कुछ सामग्री वितरण करते हैं। इन सब का इंटेंशन यही है
कि गांव वालों का पुलिस पर भरोसा बना रहे और वो ऐसी कोई भी खबरें जो हैं जो नक्सलियों से संबंधित हैं, भले ही वो उनके द्वारा कुछ डराया धमकाया जा रहा है, कुछ एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, तो वो हमको प्राप्त हो सकें। और अभी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे माहौल ऐसा है कि पुलिस को पब्लिक ट्रस्ट करती है और उस तरह का खौफ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक लगातार इसमें काम करने की आवश्यकता है। जैसे जो बड़े काडर हैं, जैसे डायमंड के भी काडर यहाँ सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग जो घटनाएं आप लोग पकड़ते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ता है, कई बार हीरो की तस्करी के मामले पकड़ते हैं, तो ये कैसे ट्रैक कर पाते हैं? क्या जो तस्कर हैं उनके पास से जो बरामदगी होती है वो हीरो की होती है और वो कहाँ तक नेटवर्क है उसका? यहाँ पर पिछले कई सालों से जो डायमंड माइनिंग हो रही है उसको लगातार पिछले 1 वर्ष में स्पेशली गरियाबंद पुलिस को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है इसमें। जो हीरे पकड़ाए गए हैं यहाँ पे, जो जुगाड़ पायली खंड एरिया के हीरे हैं, और ये ज़्यादातर इसमें जो तस्कर इन्वॉल्व हैं वो या तो उड़ीसा क्षेत्र से यहाँ पे आते हैं और इनको फिर देश के विभिन्न भागों में ले जाया भी जाता है। इनका नेटवर्क काफ़ी एक्सटेंसिव है, ये केवल इस स्टेट का या इस ज़िले का नेटवर्क नहीं है बल्कि एक इंटरस्टेट नेटवर्क है। और इसमें पुलिस को सफलता मिली है कि हमने ना केवल उन लोगों को पकड़ा है जो हीरे कैरी कर रहे थे, बल्कि उनका जो आगे का नेटवर्क है उसको भी पकड़ा है। अभी क्योंकि वर्तमान में माइनिंग काफ़ी कम हो गई है, तो ज़्यादातर जो ये हीरे हैं ये ऐसे हैं जो कई साल पहले ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं यहाँ से, और यहाँ के हीरों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो वो मार्केट में अच्छे दाम भी फेच करती है। प्रैक्टिकल सवाल भी लेता हूँ मैम, जैसे ये स्पोर्ट्स को हैंडल करते हुए एक बेसिक चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, एक अफसर को काम करने में बहुत दिक्कत होती है पॉलिटिकल प्रेशर से, तो ये क्या ऐसा कुछ है? और नहीं है तो भी बताइएगा, है तो भी बताइएगा, और अगर है तो फिर उसको चैलेंज के रूप में कैसे लेते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और गवर्नमेंट के अधीन रहकर काम करना, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक काम करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। तो इसमें इसको प्रेशर की तरह भी लिया जा सकता है या इसको एक मतलब प्रायोरिटी सेटिंग के रूप में भी लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है कि गवर्नमेंट की इस समय क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे अभी सीएम सर की जब एसपीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने हुक्का बार के संबंध में या गांजा तस्करी के संबंध में या अवैध कारोबार के संबंध में जो स्पष्ट निर्देश दिए, तो उस पर काम अगर किया जाए तो वो एक गवर्नमेंट की अधीन भी और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी निर्देश ऐसे मिलते हैं जो कि इलीगल हों या ऐसे हों जो हमें अपने कार्य में बाधा दिलाएं, बल्कि ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही कुछ केसेस लेके आते हैं जिसमें कुछ लोगों की भलाई होनी हो, या कई बार रूटीन पुलिसिंग में कुछ केसेस मिस हो जाते हैं तो उनको लेके भी कई लोग आते हैं। तो इसको मैं शिकायत के रूप में ना लेके नॉर्मली ऐसे लेती हूँ कि किसी का काम ही होना है और अल्टीमेटली फेयर और अगर प्रोसेस के हिसाब से काम किया जाए तो उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होती है। जो मोटिव है अब तक आप समझ चुके होंगे, एक महिला अफसर के तौर पे किस तरह से कमाल ये संभाल रही हैं, और कहीं से भी ये बातों में इनसे जो बातचीत हो रही है उनसे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी महिला अफसर से बात कर रहा हूँ। लगातार ये फीलिंग आ रही है कि कोई पुरुष, जैसे कहा जाता है कि जो पुरुष अफसर है वो जो जिस तरह से वो टैकल करने की क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार से ही जो बातें छन के आ रही हैं, जो इनसे बातचीत में समझ में आता है कि ये महिला होते हुए भी कहीं ना कहीं आज संघर्ष की जो दौर है, संघर्ष की जो कड़ियाँ हैं, उसको जिस तरह से एक पुरुष प्रधान समाज में संभालते हैं पुरुष, वैसे ही महिला होकर संभालें। मैम एक पर्सनल सवाल है, जैसे कि किसी महिला को या लड़की को अगर पढ़ाई करते हुए आगे आप जैसा बड़ा अफसर बनना सोच रखती हैं वो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो हमेशा लड़कियों को इनकरेज करती हूँ कि उन्हें अपने करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम लोग भी 3 बहनें ही थे, हमारे भाई कभी नहीं थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमेशा प्राथमिकता रखी कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके और हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो सभी पेरेंट्स को भी मेरी यही एडवाइस है कि लड़कियों में काबिलियत की कोई कमी नहीं होती है, उनको बस मौके की और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो सबको डेफिनेटली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो अगर आपके पास है तो जो हमारे समाज में इनइक्वालिटी है महिला और पुरुष के बीच में आज भी जो बहुत ज़्यादा विद्यमान है, वो धीरे धीरे ऐसे ही समाप्त हो सकेगी। और महिलाओं को और बच्चियों को बिल्कुल आगे आके जो भी उनका करियर है उसको डेफिनेटली वो फोकस करना चाहिए, और ख़ास तौर पे कॉलेज
लेवल पे पढ़ाई पे और करियर पे फोकस करना चाहिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि परिवार की इम्पोर्टेंस कम है या उसकी वो अहमियत कहीं भी कम है, लेकिन हाँ डेफिनेटली दोनों में सामंजस्य बना के और एक और भी बेहतर जीवन जिया जा सकता है। आखिरी सवाल है, परिवार की जहाँ आप बात करें तो जो ड्यूटी है और परिवार है दोनों एक चैलेंज है, और एक महिला को ये होते हुए ख़ास तौर पे परिवार भी मैनेज करना रहता है, और समय है वो सबसे कीमती होता है। तो ड्यूटी को भी समय देना है, परिवार को भी समय देना है। ये दोनों जो बोलना चाहिए एक तरह की तकलीफ बोल लीजिए या एक तरह की दिनचर्या या जीवन शैली बोल लीजिए, इसमें सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है? हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब जब मैं बेटे के साथ या परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे गिल्टी फीलिंग होने लगती है कि मैं काम को इग्नोर कर रही हूँ, और कई बार काम में जब बहुत उलझ जाते हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते तो उधर गिल्ट फीलिंग होने लगती है। लेकिन आई थिंक ये एक प्रोसेस है, और इसको मतलब खुद ही बैलेंस बनाना इसमें आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फैमिली भी ऐसी चीज़ है जो हमें पूर्ण करती है, और अल्टीमेटली काम काज तो ख़त्म हो जाता है लेकिन फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है, तो उसको इग्नोर करके तो हम खुश भी नहीं रह सकते। तो एक लगातार एक कांस्टेंट चैलेंज तो रहता है इसमें। कांस्टेंट चैलेंज के साथ में पारुल माथुर जी से आप मुलाकात किए हैं, और साफ तौर पे जनता और जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर समझ चुके होंगे कि पुलिसिंग अगर करना इतना टिपिकल काम है तो पुलिसिंग बहुत आसान भी है। जिस तरह से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए, जिस तरह से ये टैकल करने की क्षमता इनके सामने दिखती है, प्रदर्शित होती है, तो जाहिर सी बात है कि आज महिलाओं के लिए किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना कहीं से भी कोई चुनौती भरा काम नहीं है। बस निर्णय लेने की क्षमता में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और निर्णय ऐसा लें कि अपने परिवार को भी समय दे सकें, अपने जो वर्क है, जो प्रोफेशन है, जो भविष्य है, उसको भी एक चुनौती के तौर पर लें और उसमें भी आगे बढ़ सकें। हम ऐसे ही विशेष शख्सियतों से आपकी लगातार मुलाकात कराते आ रहे हैं और लगातार आगे भी कराते रहेंगे। गरियाबंद जिले से नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए मैं हूं शशिकांत तिवारी।